नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी का निधन, ईमानदारी और अनुशासन के एक युग का हुआ अंत, सूना हुआ राजनीतिक गलियारा, 3 दिन के राजकीय शोक में डूबा उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, सीएम धामी ने रखा उत्तराखंड का पक्ष, नंदा राज्य रथ यात्रा और कुंभ मेले पर हुआ मंथन। राजधानी देहरादून में लैब टेक्नीशियंस का सचिवालय कूच, प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, नियमितीकरण और रिक्त पदों पर उठाई भर्ती की मांग। और उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आग, देहरादून समेत कई जिलों में लू का प्रहार, मौसम विभाग की चेतावनी, अभी और सताएगी भीषण गर्मी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। खंडूरी वो नेता थे जिन्हें उत्तराखंड की राजनीति में मिस्टर क्लीन कहा जाता था। उनकी छवि ऐसे नेता की थी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर खड़े होते थे। कैसा था भुवन चंद खंडूरी का राजनीतिक सफर, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का आज निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां आज उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई। रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी ने मंगलवार सुबह 11:10 पर आखिरी सांस ली। लंबे वक्त से बीमार चल रहे बीसी खंडूरी पिछले करीब 50 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। कुछ दिन पहले ही उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर आईसीयू ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, जहां लंबे वक्त तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी थे और उन्होंने सेना में लंबी सेवा देने के बाद राजनीति में कदम रखा। अपने सख्त अनुशासन, साफ सुथरे छवि और ईमानदार कार्यशैली के कारण वो उत्तराखंड की राजनीति में अलग पहचान रखते थे। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता था जो फैसले लेने में दृढ़ और प्रशासनिक मामलों में बेहद सख्त माने जाते थे। उत्तराखंड की राजनीति में भुवन चंद खंडूरी अनुशासन और सियासी सख्ती के प्रतीक थे। खंडूरी को उत्तराखंड की राजनीति में मिस्टर क्लीन कहा जाता था। उनकी छवि ऐसे नेता की थी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर खड़े होते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने की कोशिश की। अधिकारियों पर सख्ती और जवाबदेही तय करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल था। उनके कार्यकाल में सूचना के अधिकार यानी आरटीआई को लेकर भी गंभीरता दिखाई गई। सरकारी विभागों में पारदर्शिता बढ़ाने और जनता तक सही जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया गया। वो मानते थे कि सरकार का काम जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1934 को देहरादून में जन्मे बीसी खंडूरी ने सेना में मेजर जनरल के पद तक सेवा दी। सेना की सख्त ट्रेनिंग और मैनेजमेंट का अनुभव उनके राजनीतिक जीवन में साफ दिखाई देता था। जब वो राजनीति में आए तो उनका अंदाज बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग था। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भुवन चंद्र खंडूरी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। खंडूरी जी की छवि एक ईमानदार और सख्त प्रशासक की रही। हालांकि आलोचक उनकी शैली को थोड़ा रूखा और अकड़ वाला जरूर बताते थे, लेकिन शायद वही फौजी तेवर भुवन चंद्र खंडूरी की पहचान बन गया। बीसी खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला। खंडूरी पहली बार साल 2007 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मार्च 2007 से लेकर जून 2009 तक राज्य की कमान संभाली। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक सुधार, सड़क निर्माण और पारदर्शिता को लेकर कई अहम फैसले लिए। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद साल 2011 में एक बार फिर उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने सितंबर 2011 से लेकर मार्च 2012 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।
अपने दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने की कोशिश की। खंडूड़ी के नेतृत्व में खंडूड़ी है जरूरी जैसे नारे भी काफी लोकप्रिय हुए, जो उनकी सख्त और ईमानदार छवि को दर्शाते थे। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया और उस वक्त ये कदम सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति के जैसा था और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये मील का पत्थर साबित हुआ। केंद्र में सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री रहते हुए उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। देश के बड़े शहरों को जोड़ने वाली ये परियोजनाएं आज भी भारत की विकास गाथा का हिस्सा है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य को भी इससे कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन में बड़ा फायदा मिला। भुवन चंद्र खंडूड़ी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू हुई, जिसका लक्ष्य था हर गांव तक सड़क पहुंचाना और इससे उत्तराखंड के कई दूरस्थ गांवों में पहली बार सड़क पहुंची। भुवन चंद्र खंडूड़ी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अधिकारियों को संपत्ति की घोषणा के लिए बाध्य किया और पारदर्शिता पर जोर दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर खंडूड़ी ने राज्य और केंद्र दोनों जगह अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। भुवन चंद्र खंडूड़ी का सादा जीवन और काम करने का फौजी अंदाज ऐसा था कि सेना में भी उन्हें AVSM यानी अति विशिष्ट सेवा पदक जैसे बड़े और प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जा चुका था। खंडूड़ी गढ़वाल से सांसद भी रहे, लेकिन साल 2019 आते आते उन्होंने खुद ही तय कर लिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उम्र के साथ वो भले ही सक्रिय सियासत से दूर हो गए थे, लेकिन खंडूड़ी का वो बेखौफ फौजी अंदाज आज भी पहाड़ों में चर्चित है। भुवन चंद्र खंडूड़ी के जाने से उत्तराखंड की राजनीति में एक सोच का अंत हुआ है, जिसमें अनुशासन सबसे ऊपर था। भुवन चंद्र खंडूड़ी को उत्तराखंड में एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने राजनीति में स्वच्छता, पारदर्शिता और अनुशासन को प्राथमिकता दी। उनके जाने से प्रदेश ने एक मजबूत, ईमानदार और विकासवादी नेतृत्व खो दिया है। आज उत्तराखंड के लोग उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं और उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी के निधन की खबर के बाद से उत्तराखंड में शोक की लहर है। उनकी आवाज पर नेताओं और समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पक्ष विपक्ष के सभी नेता उनके देश और राज्य हित में किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं। तो आज बहुत बड़ी क्षति प्रदेश के लिए, देश के लिए ही नहीं है, हमारे परिवार के लिए भी है, क्योंकि एक ऐसा साया हमारे सर से हटा है जो हमको सही रास्ता दिखाता था। एक ऐसा साया हमारे सर से हटा है जो हमको गाइड करता था। एक ऐसा साया हमारे बीच में नहीं है जो हमको सच और गलत की बात बताते थे। हम सब लोगों ने, और सिर्फ उत्तराखंड तक ये बात सीमित नहीं है, उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाओं के इतर भी जहाँ जहाँ मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी मुख्यमंत्री के रूप में जनहित में, लोगों के हित में जो उपकार के कार्य उन्होंने किए और फौज में रहते हुए भारत माता की सेवा जो उन्होंने की, इस रूप में आज पूरे लोग, सब लोग दुखी स्वयं को महसूस कर रहे हैं। हाँ, एक अपूर्णीय क्षति है। एक शानदार व्यक्ति हम सबको छोड़ करके चला गया। सब याद करेंगे। आप पत्रकार हैं, आप मुझे बता दीजिए कि क्या खंडूड़ी जी ने कभी एक अधिकारी तो छोड़ो छोटे से छोटे कर्मचारी के खिलाफ भी कोई दंडात्मक कार्रवाई करी? आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन उनके समय में सचिवालय 9:30 बजे लगता था कि नहीं लगता था? 5 बजे से पहले किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी कि उठ जाए। मंगलवार को छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य केंद्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बता दें कि बैठक में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, आंतरिक सुरक्षा और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। साथ ही क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई अहम विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड में 2027 में आयोजित होने वाली नंदा राज जात यात्रा और कुंभ मेले के सफल आयोजन पर भी मंथन हुआ।
बेरोजगारी हमेशा से ही एक चुनावी मुद्दा रही है, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने युवाओं को रोजगार देकर विपक्ष के हाथ से यह मुद्दा खींच लिया है। सीएम धामी ने 30,000 कर्मचारियों को डिजिटल पत्र भेजकर शुभकामनाएं दी हैं। धामी सरकार के इस कदम ने विपक्ष से बेरोजगारी के मुद्दे पर राजनीति करने का मौका छीन लिया है। यह रिपोर्ट देखिए। विपक्ष के हाथ से निकला बेरोजगारी का मुद्दा। धामी सरकार ने युवाओं को दिया रोजगार। 30,000 कर्मचारियों को सीएम धामी ने भेजा पत्र। 27 चुनाव से पहले विपक्ष के हाथ से खींचा चुनावी मुद्दा। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष के हाथ से महत्वपूर्ण मुद्दा छीन लिया है। बेरोजगारी हमेशा से ही सियासी और चुनावी मुद्दा रहा है। इस मुद्दे के सहारे कई राजनीतिक पार्टियों को युवाओं का साथ मिला और चुनावी फायदा भी। 2027 चुनाव को लेकर उत्तराखंड में विपक्ष भी यही तैयारी कर रहा था। बेरोजगारी के मुद्दे को भुनाने से पहले ही धामी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई पहल करते हुए अपने कार्यकाल में सरकारी सेवाओं में चयनित 30,000 कर्मचारियों को डिजिटल पत्र भेजकर शुभकामनाएं दी है। सीएम धामी ने न सिर्फ कर्मचारियों को डिजिटल पत्र भेजा है, बल्कि कुछ कर्मचारियों को फोन करके बातचीत भी की है। अपने संदेश में सीएम धामी ने कहा कि साल 2022 में जनता ने उन्हें दूसरी बार मुख्य सेवक का दायित्व सौंपा है। जनादेश की भावना को देखते हुए कार्यभार संभालते ही बेरोजगारी दूर करने के साथ ही खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने का बड़ा अभियान शुरू किया गया। सीएम धामी के मुताबिक पिछले 4 सालों में 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस इस पर तंज कस रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि युवा अपनी काबिलियत से नौकरी पा रहे हैं, लेकिन सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये सरकार की देन है। देखिए, बधाई हो जिनको नौकरियां मिली हैं, लेकिन ये नया चलन इस सरकार ने कर दिया कि अगर किसी को नौकरी भी मिल रही है तो उसमें ये एहसास कराया जा रहा है कि ये नौकरी इन्होंने दी है, जबकि किसी को अगर नौकरी अगर मिली होगी तो वो उसकी काबिलियत के आधार पर मिली होगी। पहले ये होता था कि पोस्टमैन अपॉइंटमेंट लेटर लेके घर जाता था, पोस्टमैन ही देता था। कोई राजनीतिक व्यक्ति इस रूप में किसी को ऑब्लाइज्ड फील नहीं कराता था कि मैंने आपके लिए ये काम किया है और आप मेरे से ऑब्लाइज्ड हो। अब सरकार की कोशिश है कि वो पढ़े लिखे काबिल युवाओं को अगर अपनी काबिलियत पे उनकी नौकरी मिल रही है तो ये महसूस करा रही है कि आप ऑब्लाइज्ड हो और मैंने आपको ऑब्लाइज्ड किया है। बता दें कि उत्तराखंड में बेरोजगार युवा समय समय पर अपनी मांग उठाते हुए प्रदर्शन कर चुके हैं। इस बीच सीएम धामी का कर्मचारियों को भेजा गया ये पत्र बताता है कि धामी सरकार ने पिछले 4 सालों में 30,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां दी है, जिससे साफ हो जाता है कि 2027 चुनाव से पहले विपक्ष की उम्मीदों पर धामी सरकार ने पानी फेर दिया है। अब देखना होगा कि विपक्षी दल कांग्रेस इसकी काट कैसे ढूंढती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने यूसीसी को मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। बता दें कि मुफ्ती शमून कासमी रुड़की के बंदरजूट गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हलाला पीड़िता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूसीसी आने के बावजूद उनके दिल के अंदर ये भी डर नहीं है, इतनी दबंगई है कि एक महिला को हलाले के लिए मजबूर किया गया और उसे तलाक दे करके सड़क पे ला दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसके ऊपर बड़ी गंभीरता दिखाई और उन्होंने हमें उनके दिशा निर्देश में हम वहां पहुंचे और हमने जाकर के वहां उनकी ढार्स बंधाई और मुसलमानों के समूह से पूछा कि ये बताओ कि हम बार बार ये कहते थे कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए है। आज अगर यूसीसी ना होता तो चार्जशीट नहीं होती और वो कानूनी शिकंजे में नहीं आते। अल्मोड़ा में बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर दर्जाधारी मंत्री सुरेंद्र भट्ट और बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुनावी तैयारियों पर भी जोर दिया गया। आज हमारा यह 19वां जिला अल्मोड़ा का प्रशिक्षण वर्ग यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। हम समझते हैं कि कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से अपनी सोच और समझ को अधिक विकसित करते हुए
व्यक्ति निर्माण से लेकर के संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से राष्ट्र निर्माण की जो अवधारणा इस प्रशिक्षण की है, उस प्रशिक्षण के माध्यम से वो अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी अपने कुशलतापूर्वक दायित्वों का निर्वहन कर पाए, इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण महाअभियान जिस तरीके से जनपद स्तरों पे हमारे पूरे प्रदेश में चल रहा है, ये अपने आप में कार्यकर्ताओं को अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, क्योंकि लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, जनता के बीच में जाके काम कर रही है, हमारी सरकार है और सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक कैसे पहुंचाना, इन सब कई मुद्दों पे हमारा 12 सत्र है, 2 दिवसीय हमारा, जिसमें 12 सत्र हैं, प्रशिक्षण महाअभियान चल रहा है। पौड़ी के चौबट्टा खाल में यूकेडी ने सदस्यता अभियान चलाया और इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मंडल प्रभारी दिग्मोहन नेगी ने अपने सभी समर्थकों के साथ उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता को ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। काफी कार्यकर्ता नहीं आए, गढ़वाल मंडल का पूरा आम आदमी पार्टी का विलय हो गया आपके साथ, दिग्मोहन जी के साथ पूरा जो है उनके नेतृत्व में 210 आदमियों ने जो है उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया। और ये दल के लिए तो है ही, लेकिन इस राज्य के लिए शुभ संकेत है कि तमाम वो लोग जो पहाड़ के प्रति, इस राज्य के प्रति जो जिनकी पीड़ा है, उत्तराखंड क्रांति दल में आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसा कोई दिन नहीं है पूरे उत्तराखंड के अंदर जिस दिन उत्तराखंड का आम जनमानस, बुद्धिजीवी से लेके, बच्चों से लेके, रिटायर से लेके, हमारे भूतपूर्व सैनिकों से लेके, मेरी मातृशक्ति से लेके, रोज जो है उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन कर रहे हैं। बढ़ती ईंधन की खपत के बीच राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन ने लोगों से पैनिक ना होने की अपील की है। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया है कि जिले में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। शहर के सभी पेट्रोल पंप की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया है कि चारधाम यात्रा के चलते ईंधन की खपत बढ़ी है, लेकिन तेल कंपनियों से लगातार सप्लाई मिल रही है। मौजूदा वक्त में जिले में करीब 14 लाख लीटर पेट्रोल और 19 लाख लीटर डीजल उपलब्ध है, जो लगभग 3 दिन की जरूरत के लिए पर्याप्त है। अभी पेट्रोल पे भी हम जो है लगातार निगाह रखे हुए हैं। पेट्रोल डीजल पे भी हमारे यहाँ करीब 165 पंप है, IOC, BPC, HPC, नयारा, जियो के मिला के। और हम सभी पंप वाइज, जो एक पंप वाइज पे जो है हम उन पे निगाह रखें कि उनके पास कितना स्टॉक है, कितना आ रहा है, कितना उनकी रिक्वायरमेंट है, कितना उनको मिल रहा है और कितना बच जा रहा है। और इस पे जो है अगर मैं एक मोटी बात करूं तो लगभग, जैसे मैं कल की अगर सेल की बात करूं तो 8.5 लाख लीटर हमारा कल पेट्रोल बिका है और करीब 8 लाख लीटर हमारा करीब डीजल बटा है कल। तो इतनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है पर डे की, और ये सामान्य स्थिति है। आजकल थोड़ा चारधाम का है तो इसलिए भी थोड़ा इसमें हो सकता है कि ये 10-50 लीटर इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, और उसके अनुसार हमें तेल कंपनियों से डीजल जो है और पेट्रोल मिल रहा है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान डीएम ने जनता की समस्याओं को सुनने के साथ ही समाधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में तहसील दिवस का आयोजन हो रहा है, जिसमें शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फरियादी भूमि, मार्ग, मनरेगा भुगतान, सिंचाई, गुल और गैस से संबंधित शिकायतें लेकर आ रही हैं, जिनका मौके पर समाधान भी किया गया है। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में रुद्रपुर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 9 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 8 का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और जनता की समस्याओं को त्वरित रूप से हल करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में गर्मी का टॉर्चर जारी है। हीट वेव से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। देहरादून समेत कई जिलों में गर्मी के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। वहीं मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचने की चेतावनी जारी की है, यानी सूरज अभी और आग उगलने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में गर्मी का टॉर्चर, हीट वेव ने जीना किया मुहाल। गर्मी के थपेड़ों से लोग बेहाल, तापमान 40 डिग्री के पार। एक समय था जब गर्मी से राहत पाने के लिए दूसरे राज्यों से लोग उत्तराखंड आया करते थे, लेकिन आज
देवभूमि उत्तराखंड की आबोहवा पूरी तरह से बदल चुकी है। ठंडी हवाओं की जगह अब गर्मी की टॉर्चर ने ले ली है। हाल ऐसा है कि हीट वेव और लू से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक प्रचंड गर्मी का प्रकोप सहना पड़ सकता है। अगले 4 दिनों के लिए राज्य में 1 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है। 22 मई तक कई जिलों में तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मैदानी जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 20 मई से 22 मई के बीच तापमान 40 डिग्री से अधिक रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। उत्तराखंड में अगले 4 दिन यानी 22 मई तक हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक हरिद्वार में तापमान 40 डिग्री के ऊपर जा सकता है। इसके अलावा उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी जिले में तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। वहीं टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत और चमोली में तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच रह सकता है। 20 मई को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहने की संभावना है। देहरादून, नैनीताल और पौड़ी में 35 से 40 डिग्री तापमान रह सकता है। टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत और पर्वतीय निचले इलाकों में 30 से 35 डिग्री तापमान रहने का अनुमान है। 21 मई को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तापमान 40 डिग्री से अधिक रह सकता है। वहीं देहरादून, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में 35 से 40 डिग्री के बीच तापमान रहने की संभावना है। टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत में 30 से 35 डिग्री तापमान रह सकता है। 22 मई को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहने की संभावना है। देहरादून, नैनीताल और पौड़ी में 35 से 40 डिग्री के बीच तापमान रहेगा। टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत में 30 से 35 डिग्री के बीच तापमान रह सकता है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के समय सड़कों पर लोगों की आवाजाही नजर आती है, जबकि दिन में सड़कों पर सन्नाटा है, क्योंकि तापमान काफी ऊपर जा रहा है। पिछले 24 घंटे में हरिद्वार के रुड़की में 39.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि टिहरी के रानी चौरी में न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगले 4 दिनों के लिए जारी हीट वेव अलर्ट को देखते हुए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को एडवाइजरी भी जारी की है। आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के सभी आपदा नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मौसम विभाग के तापमान वृद्धि संबंधी चेतावनी को भी सभी विभागों, तहसीलों और ब्लॉक तक तुरंत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है। सभी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त दवाई, खासकर ORS, बर्फ और बाकी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, जिससे साफ है कि आगे आने वाले दिनों में गर्मी का सितम लोगों को और सहना पड़ेगा। सूरज अभी और आग उगलेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। सोमवार को राजधानी देहरादून में लैब टेक्नीशियंस ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नाराज लोगों ने बताया कि वो प्रदेश सरकार से नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों को दूर करने के साथ ही पदोन्नतियों और रिक्त पदों में भर्ती की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे नाराज हुए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही धरना दिया। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। हमारी मांगें आज की नहीं है। इन मांगों को मांगते हमको 26 वर्ष हो गए हैं। 26 वर्षों से डिग्रीधारी लैब टेक्नीशियन के लिए उत्तराखंड में आज तक सेवा नियमावली नहीं बन पाई है। एक तरफ तो उत्तराखंड जवान हो रहा है, युवा हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड का जो युवा है वो बूढ़ा होता जा रहा है। उनके लिए आज तक सेवा नियमावली नहीं बन पाई, तो वो सेवा में कैसे आ पाएंगे। हमारी यही मांग है सरकार से कि लैब टेक्नीशियन की जो 26 वर्षों से आज तक सेवा नियमावली नहीं बन पाई है, जिस वजह से वो लोग आज सरकारी सेवाओं में अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं, वो शीघ्र की जाए। सर, हमारे कोर्स को किए हुए 26 साल हो चुके हैं उत्तराखंड में, लेकिन अभी तक वर्षवार भर्ती नहीं हुई है। अगर पेपर भी होता है तो वो लीक हो जाता है। क्यों हमारा शोषण हो रहा है? हम लोगों को NHM में रख देते हैं और फिर हमारी सर 3-3, 4-4 महीने से सैलरी नहीं आती है। क्या हम ऐसे ही शोषण होता रहेगा हम लोगों का? जब सबका वर्षवार हो रहा है तो लैब टेक्नीशियन का क्यों नहीं हो रहा है सर वर्षवार?
चंपावत के जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपा है। इसमें पुरानी पेंशन बहाली के साथ ही पदोन्नति का मुद्दा उठाया गया है। शिक्षकों ने बताया है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, बार बार समस्याओं को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके भी समाधान नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में वो हल्ला बोल करेंगे। मैं सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा आरटी एक्ट 2009 जिसे कानून के रूप में लागू किया गया 23 अगस्त 2010 को। तो इसी बीच 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पारित होता है कि देश के सारे शिक्षकों को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जबकि 23 अगस्त 2010 से पहले टीईटी की कोई भी अनिवार्यता नहीं थी, टीईटी शब्द ही नहीं था। राजधानी देहरादून के घंटाघर पर बजरंग दल को बिना अनुमति के प्रदर्शन करना भारी पड़ा है। बता दें कि मामले पर संज्ञान लेते हुए नगर कोतवाली प्रभारी की शिकायत पर करीब 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उधर शहर के वकीलों ने भी बजरंग दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि वकीलों ने एसपी सिटी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें एक युवती को जबरदस्ती प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रोका जा रहा है। शहर देहरादून प्रमोद कुमार जी के पास आए थे। हमने कहा कि पुलिस के द्वारा जो घंटाघर पे जो प्रदर्शन हुआ था उसमें जो नामजद मुकदमा नहीं लिखा गया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मुकदमे को नामजद करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने स्पष्ट देखा जो आयोजक मंडल में लोग थे, हमने देखा विकास कुमार, अमन सिउडिया और अन्य जिनको प्रत्येक व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से जानता है, इन्होंने उस कार्यक्रम का आयोजन किया था। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होने की आवश्यकता है। इस प्रदेश की शांति व्यवस्था को, इस प्रदेश के भाईचारे को जो लोग खराब कर रहे हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। देखिए, परसों रविवार के दिन घंटाघर और दर्शनलाल चौक पे जो प्रदर्शन हुआ था उसके संबंध में पुलिस ने तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए उसमें अज्ञात लोगों के विरुद्ध अभियोग उसमें पंजीकृत कर लिया गया था और उसकी तफ्तीश जो इंस्पेक्टर डालानवाला साहब के सुपुर्द कर दी गई है। और इसमें जो वीडियो फुटेजेस अवेलेबल हैं, बाकी सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं, उनके आधार पर और जो विटनेस होंगे उनके आधार पर जल्दी ही इसमें जो वहाँ मौजूद थे उन सभी के नाम इसमें प्रकाश में लाए जाएंगे और जल्दी फिर आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। चंपावत में गुलजू महोत्सव 2026 के समापन के बाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे ने आयोजन में सहयोग करने वाले विभागों और आम लोगों का आभार जताया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि सभी के सहयोग से गुलजू महोत्सव सफल हुआ है। उधर अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कलाकारों, श्रद्धालुओं और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने वाली पुलिस प्रशासन का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में आयोजित हुए इस महोत्सव ने एक अलग पहचान बनाई है। देखिए, गुलजू महोत्सव पूरे चंपावत के आसपास के क्षेत्र में जिस भव्यता से मनाया गया और लोगों ने उसका आनंद लिया, तो सबसे पहले मैं अपनी जो साधारण जनता है उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम की जो प्रेरणा थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई थी और जिला प्रशासन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा विशेष सहयोग उसके लिए हमको दिया गया। तो मैं नगर पालिका परिषद चंपावत की ओर से अपने जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जिलाधिकारी महोदय हैं, एसपी मैम हैं और अन्य विभाग जिन्होंने इस मेले में जो सुविधाएं देने में जो है कोई संकोच नहीं किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी का निधन, ईमानदारी और अनुशासन के एक युग का हुआ अंत, सूना हुआ राजनीतिक गलियारा, 3 दिन के राजकीय शोक में डूबा उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, सीएम धामी ने रखा उत्तराखंड का पक्ष, नंदा राज्य रथ यात्रा और कुंभ मेले पर हुआ मंथन। राजधानी देहरादून में लैब टेक्नीशियंस का सचिवालय कूच, प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, नियमितीकरण और रिक्त पदों पर उठाई भर्ती की मांग। और उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आग, देहरादून समेत कई जिलों में लू का प्रहार, मौसम विभाग की चेतावनी, अभी और सताएगी भीषण गर्मी।